ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नया चैप्टर है अपना मैग्नेटिज्म। पिछले बार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, वो पूरा का पूरा 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे था। अब हम पूरा फोकस मैग्नेटिज्म पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले तो इस चैप्टर में बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैग्नेटिज्म इज एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है। तुमने पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है और उसके चारों तरफ एक फील्ड बनती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, किसी भी चार्ज है ना, कोई भी एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनती है जिसमें कोई दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है। द फील्ड अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से imaginary region, imaginary surface, imaginary area around a magnet is called magnetic field। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं how a current carrying conductor behaves like a magnet। अगर एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट की तरह कैसे काम करेगा। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑर्स्टेड ने। मान लो एक कंडक्टर है, तो कॉपर का रॉड भी ले सकते हो। बैटरी है कि स्विच है। अगर तुम स्विच ऑन करोगे और एक कंडक्टर से करंट फ्लो होने लगेगा। अगर मैं इसके पास एक कंपास लेके जाऊं, अगर मैं इसके पास एक कंपास ले जाऊं तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। अगर ये कंपास दूर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे हम कंडक्टर के पास लाएंगे उसमें डिफ्लेक्शन आने लगता है। दैट मींस यहां तो कहीं मैग्नेट लाया नहीं मैंने, फिर भी कैसे कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। कंपास इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। एक मैग्नेट में हरकत दूसरा मैग्नेट ही ला सकता है। दैट मींस there is something magnetic in this current carrying conductor। तो उससे ऑर्स्टेड ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि a current carrying conductor behaves like a magnet। और एक बार तुमने की कर दिया, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो मैग्नेटिज्म इज एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को एक और ढंग से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। एक छोटा सा आयरन ये ले लो सर, आयरन ले लो, उसको दूर किधर रखना, कुछ नहीं होगा नेल पे। धीरे 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 उसको मैग्नेट के पास लाओ। मैग्नेट के चारों तरफ कुछ रीजन में जैसे तुम नेल को लाओगे वो उसको अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ कुछ तो बन रहा है जहां पर मैग्नेट का इफेक्ट एक आयरन नेल पे आ रहा है। इसी रीजन को बोलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। और सुनो ध्यान से, अब से मैं मैग्नेटिक फील्ड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। इट विल बी बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, बताता हूं, डायरेक्शन वगैरह सब बताता हूं। तो हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड को अब मैं किससे लिखूंगा, बी से। क्या एक्सप्रेशन है, क्या फॉर्मूला है, क्या डायरेक्शन है, क्या यूनिट है, अब मैं सिखाने जा रहा हूं। उसके लिए अपन एक लॉ पढ़ेंगे सर, जिसको बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ।
ध्यान से सुनो इसको। बायो-सावर्ट लॉ। सुनो, ये लॉ क्या बताता है? ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एक्सप्रेशन निकाल के देता है। समझो, मान लो मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। ये जो मैंने बनाया ये एक वायर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। वो अभी समझा हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, मान लो इस वायर से कहीं दूर किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, कितना होगा? यह पॉइंट P कहीं भी हो सकता है मैग्नेट के चारों तरफ। मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया यहां। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूं, छोटा सा। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बड़ी चीज को स्मॉल करके अगर उसका वैल्यू निकाल लिया तो बाद में पूरा कंडक्टर का वैल्यू निकालना तो इजी है यार, इंटीग्रेट करते हैं। तो कोई छोटी चीज का वैल्यू निकाला तो अपन उसको स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ लिया और उसको नाम दूंगा dl। अब मान लो इस dl से जिस पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, लेंथ dl से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है पॉइंट P तक, ये डिस्टेंस है r। एंड सपोज द लाइन ज्वाइनिंग द कंडक्टर एंड पॉइंट P makes an angle theta with the conductor। कंडक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ये डायग्राम है सर, वापस सुन लो। एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, करंट उसमें फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो होगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं एक जनरल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहता हूं। वो पॉइंट P करंट कंडक्टर से कितना दूर है? r। पूरे कंडक्टर का एक छोटा लेंथ ले लिया मैंने dl, और कंडक्टर और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड कंडक्टर के बीच का एंगल है थीटा। देन ये दो अंकल थे बेचारे, बायोट और सवार्ट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, मान लो इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है D। चूंकि मैं अभी स्मॉल लेंथ ले रहा हूं dl, तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो भी स्मॉल है। सिंस एलिमेंटरी लेंथ जो है वो dl है, बहुत छोटा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा? वेरी स्मॉल, से dB लेते हैं। बाद में अपन उसको पूरे कंडक्टर के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो लोगों ने क्या बताया सर, the magnetic field dB at point P is directly proportional to current flowing through the conductor। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ करंट कंडक्टर से फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला एक्सपेरिमेंटल डेटा था। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने? D, the magnetic field at point P is directly proportional to elementary length dl। लेंथ बड़ा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी हो जाएगी। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड उन्होंने देखा द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is directly proportional to sine of this angle theta। Sine of this angle theta, that means dP is proportional to
साइन थीटा। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। एंड लास्ट उन्होंने चेक किया कि द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन dl एंड p। कंडक्टर और पॉइंट के बीच में जो लेंथ है r, जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना डिस्टेंस दूर करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, डिस्टेंस जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन दोनों लोगों ने देखा। अब इन चारों को मैं कंबाइन कर रहा हूं सर। तो हम लिखते हैं dp इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा, I dl sin थीटा by r square। Small magnetic field at point P is directly proportional to I dl sin theta by r square। भारी एक्सप्रेशन। अब सुनो, dp इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आगे इक्वल टू डालता हूं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है k I dl sin theta by r square। अब सुनो सर क्या बता रहा हूं k के बारे में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में। यस, k इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। k जो है इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। 4 होता है, पाई तुम जानते ही हो। म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। Mu naught is absolute permeability इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय वहां जो कांस्टेंट था उसमें एप्सिलॉन नॉट आता। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी और म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। तो dB का फॉर्मूला बन जाएगा, k की जगह लिखो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। k की जगह मैंने लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। यहां एक और इंटरेस्टिंग डेटा तुमको मैं दे देता हूं। ये जो k है विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी एक वैल्यू होती है सर, इट इज 10 पावर माइनस 7। व्हाट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई? जो हमने ये डिफाइन किया है उसका वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 7। यूनिट बताता हूं। एंड इससे म्यू नॉट का वैल्यू आता है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आता है 4 पाई। जब वहां मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10 पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। यही है बायो सवार्ट लॉ। अगर तुमको ये परफेक्टली क्लियर है तो नीचे लिखो यस और नो। ठीक, सबको रिप्लाई करना चाहिए। नाइस नाइस, गुड। अब थोड़ा सा हम यूनिट समझ लेते हैं सर। यूनिट मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है कैपिटल टी, टेस्ला बोलते हैं सर। स्मॉल लेटर्स में पूरा लिखो टेस्ला या फिर कैपिटल टी। याद करो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला।
यूनिट सेम ही है, इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। के और म्यू नॉट दोनों का यूनिट सेम है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और एक और है डब्ल्यू बी, वेबर बोलते हैं सर, वेबर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ये दो यूनिट है सर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर और डब्ल्यू बी मतलब वेबर। वेबर क्या है मैं बताऊंगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल यूनिट याद रखो, जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तब वेबर बताऊंगा। डब्ल्यू बी इज वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो दो बातें हमने सीखा यूनिट में, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और परमिएबिलिटी या फिर कांस्टेंट के का यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ये कॉपी करो, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वेबर का स्पेलिंग WEBER, वेबर, इसको WB लिखते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, फ्लक्स का, फ्लक्स क्या है पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये 1 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस में भी पूछते हैं। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेशन सुनो सर, C इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। याद कर लो सर, C इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू डालना 8.8 ऐसा कुछ था इंटू 10 पावर -12, और म्यू नॉट आज पढ़ा है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट निकालो, 1 से डिवाइड करो, तुमको स्पीड ऑफ लाइट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको कहीं लिख के रखो सर। C इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। C इज स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। very important derivation, magnetic field due to a long straight, magnetic field due to a long straight current carrying conductor, current carrying conductor, magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Very important derivation. क्या बोलता है टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा, इट इज फॉर एनी कंडक्टर, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट, सर्कल, लूप, कुछ भी हो सकता है। हम स्पेशल केस पे अब डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे। हम
लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एट सम पॉइंट पी। डायग्राम समझो सर, ये स्ट्रेट कंडक्टर कितना भी लेंथ हो सकता है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो पॉइंट पी है जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, यहां से मैंने कंडक्टर को एक परपेंडिकुलर बनाया और उस डिस्टेंस को नाम दिया ए। पूरे कंडक्टर में एक छोटा सा लेंथ लिया डीएल, जैसे पिछले बार लिया था, और डीएल से जिस पॉइंट पर निकालना है उसका डिस्टेंस मैंने लिया आर। पिछले डायग्राम में भी यही था, बायोट-सैवर्ट लॉ में भी आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड आर। थीटा क्या लिया था, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग डीएल एंड पॉइंट पी, ये थीटा। सिंपल पहचान पहले, A is perpendicular distance, R is distance from DL, theta is angle between DL and line joining O and P। अब कुछ एंगल मैंने मार्क किया, मान लो एट एनी इंस्टेंट मैं यहां पर हूं, O पर हूं। इस कंडक्टर पे हम ये O कहीं भी सिलेक्ट कर सकते थे, मान लो मैं यहां पर हूं एंड O से Q तक का फिलहाल लेंथ ले लो L, O से Q तक का लेंथ ले लो L, एंड ये जो L वाला जो लेंथ है, सपोज ये एंगल बना रहा है P पर फाई। ये समझना पड़ेगा सर, फाई इज एंगल बिटवीन मेड बाय दिस लेंथ L। अब क्या किया मैंने, मान लो इस कंडक्टर का एक्सट्रीम नीचे, O तो मैंने कहीं भी लिया कंडक्टर पे, OQ का एंगल है फाई, लेकिन कंडक्टर के एक्सट्रीम बॉटम पे मान लो एंगल बन रहा है फाई 1, दिस इज फाई 1, और कंडक्टर के टॉप पर, पीक पर एंगल बन रहा है फाई 2। मतलब द कंडक्टर इज बिटवीन फाई 1 एंड फाई 2, एक्सट्रीम बॉटम फाई 1, एक्सट्रीम टॉप फाई 2, इसके बीच पूरा कंडक्टर है। उसमें से मैं थोड़ा सा पार्ट लिया L, थोड़ा सा पार्ट लिया L में एंगल बनाया फाई, और इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, अरे एक बात अभी आ गया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना भूल गया। सुनो सर, वो डायग्राम में वापस बना रहा हूं, बायोट-सैवर्ट लॉ वाला। करंट ऊपर जा रहा था, पॉइंट पी है, मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता, तुम्हारे किताब में ऐसा दिखा है, ऐसे एरो और क्रॉस मतलब ये जो एरो है ये प्लेन बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्यों वो सुनो, इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है रूल, इफ वी प्लेस द कंडक्टर इन राइट हैंड एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then curved fingers give the direction of magnetic field। अब सुनो सर, कंडक्टर में करंट कहां जा रहा था, ऊपर, मेरे फिंगर्स कहां जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब, अच्छा आउट ऑफ द पेपर आता तो क्या दिखाते, पेपर से बाहर आता तो बाहर, और यहां हॉलो रहता है। वो कब होगा, अगर करंट में, कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कर्व फिंगर बाहर आएगा। सो सिंस करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। यहां भी सुनो सर, कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पी पर कहां रहेगी,
क्योंकि डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन तो इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा है लेकिन आ जाएगा। डायग्राम तुमको अगर क्लियर है और डायरेक्शन जो मैंने बताया ये समझ गया है, प्लीज एक बार फाइनली लिखो यस और नो। अगर डायरेक्शन क्लियर है प्लीज लिखो, डायग्राम क्लियर है, यस नो। नाइस नाइस गुड, ठीक है, सब लोग यस वाले हैं, कोई नो वाला है तो लिखना। चलो सर स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। हम जानते हैं पॉइंट पी पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ इज गिवन बाय dp इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू पाई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो क्या बनेगा? The magnetic field at point P due to small length dl is mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square। ये कहां से लिखा मैंने? अभी जो हमने बायोट सवार्ट लॉ पढ़ा उससे। अब देखो हमको करना है dl sin थीटा और r, ये तीनों को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ दिस फाई। ये फाई के टर्म्स में मैं एक्सप्रेस करूंगा, फाई के टर्म्स, बिकॉज अभी मेरा पोजीशन कहां है? ओ पर है, और ओ के रिस्पेक्ट में पी पर कौन सा एंगल बन रहा है? फाई। ए मेरा क्या है? क्या करूंगा मैं? डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर तीनों को इन टर्म्स ऑफ फाई लिखूंगा। कैसे? वो सुनो, OQP इस ट्रायंगल को जरा देखना सर। OQP इस ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मैं बोल सकता हूं इस ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई, ये होगा 90। थीटा प्लस फाई प्लस 90, तीनों का सम 180, तो बाकी दो एंगल थीटा प्लस फाई, ये दोनों एंगल का सम 90। थीटा इक्वल टू फाई वहां लेके जाओ, थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, ये प्लस फाई यहां पे माइनस। अब मैं क्या करूंगा? ये साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, इधर भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया, देयरफॉर बोलना साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यह हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के एंगल्स। तो साइन 90 माइनस जो एंगल होता है कॉस थीटा। अब सुनो, दिस इज साइन 90 माइनस सम एंगल, ये हो जाएगा कॉस फाई। ये प्रॉपर्टी है, इसको रिजल्ट 1 मतलब मैंने साइन थीटा को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फाई। मैंने जो ए बोला था, हमारा काम है फाई के टर्म्स को लिखना, साइन थीटा को कॉस फाई में लिख दिया, एक काम हो गया, साइन थीटा का काम हो गया। अब बच गया डीएल और आर, उसके लिए क्या करूंगा वो भी बताऊंगा। यहां तक क्या किया मैंने? क्लियर है? एक बार लिख दो यस नो सर प्लीज, थोड़ा एक्टिव रहो, बहुत मजा आएगा तुमको। समझता है यस, नहीं तो नो। ओके ओके, मस्त बच्चे, गुड। सबको रिप्लाई करना चाहिए, अच्छा है। कहीं नहीं समझेगा प्लीज हाथ उठा लेना, ये बहुत लंबा डेरिवेशन है सर, बहुत लंबा।
आगे आता अब मेरे को आर के लिए चाहिए, आर के लिए यही ट्राइंगल देखो सर, यही ट्राइंगल इन ट्राइंगल OQP, OQP मैं एक रेशियो लूंगा cos phi इज इक्वल टू cos phi ढूंढता हूं। इस ट्राइंगल में इस phi का cos ढूंढेंगे। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है अपना a, phi का बेस है a, एडजेसेंट, बेस मतलब एडजेसेंट, इस a बाय हाइपोटेन्यूज इज r। इससे r का वैल्यू आता है, r यहां लेके जाओ, r का वैल्यू आएगा a बाय cos phi, r इज a बाय cos phi और r इक्वल टू a sec phi, a sec phi 1 बाय cos होता है sec, a 1 बाय cos को लिख दिया sec, इसको बोल दो सर 2। क्या किया हमने, r2 भी लिख दिया इन टर्म्स ऑफ phi, यही मेरा एम है सर। sin थीटा को लिखा इन टर्म्स ऑफ phi, r2 भी लिख दिया इन टर्म्स ऑफ phi, एक और बचता है dl। कोई नहीं समझे प्लीज हाथ उठा देना। अब dl ढूंढने के लिए पहले मैं l ढूंढता हूं, इसी ट्राइंगल में सर, इसी ट्राइंगल। अब मैं tan लेने वाला हूं, tan phi, यस सुनो, अब थोड़ा यहां पर मैथ्स आएगा, बायो वालों को तकलीफ हो जाएगा, सुनो। tan phi इसमें लगाओ, tan होता है ऑपोजिट, phi के ऑपोजिट कौन, l बाय, tan is opposite by base, base is a, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, l इक्वल टू a tan phi, l इक्वल टू a tan phi। सर ये तो l आया है, हमको तो dl चाहिए, तो इसके बाद बोलना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू phi, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू phi, l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू phi होता है dl बाय d phi, l का डेरिवेटिव with respect to phi is dl by d phi is equal to a is constant tan phi, tan phi का डेरिवेटिव होता है secant square phi, याद रखो tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x, ये फॉर्मूला है, tan x का डेरिवेटिव secant square x, तो tan phi का डेरिवेटिव secant square phi, x है तो x है, phi है तो phi है। Therefore sir मैं इसके dl का वैल्यू निकालने वाला हूं, ये d phi यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, dl इक्वल टू a secant square phi, d phi इधर आएगा इनटू d phi, ये 5 यहां जाएगा तो इनटू d5। ऐसा क्यों किया मैं, ताकि dl आ जाए, क्यों dl चाहिए यहां लेने, यहां तक मैं क्या किया सर, ये तीनों को कैसे मैंने 5 में लिखा, कितना क्लियर है, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। सुनो भाई मैं अब क्या करूं, अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड पे जो तुमको निकालना है।
इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू यस। अब जो तीन वैल्यूज में निकाला वो मैं पुट करूंगा। डीएल निकाला था मैंने ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन थीटा इज कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर है ए सेक फाई, इसका स्क्वायर। आर इज ए सेक फाई, उसका स्क्वायर। देख लो सर, मैंने वैल्यूज डाल दिया। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो ये स्क्वायर ए पे भी आएगा और सीकेंड पे भी आएगा। अब देखो कितना मजा आएगा लाइफ में तुमको। सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए कैंसिल। क्या आता है सर? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, आई बाई ए, ध्यान दो, आई बाई ए इंटू डी फाई कॉस फाई। कॉस फाई पहले लिखो, कॉस फाई पहले लिखो और बाद में लिखेंगे डी फाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई डी फाई। अब सुनो सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया, दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। अब एक बड़ी अच्छी बात सुनो सर, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर तुम आरएचएस को देखोगे, सोचो इसमें वेरिएबल क्या है? फाई। कैसे मालूम? जिसके आगे डी रहता है वो वेरिएबल होता है। तो हियर फाई मतलब एंगल इज वेरिएबल, तो एंगल वाला टर्म वेरिएबल है, ये वेरिएबल है कॉस फाई, बाकी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dB is dB, I'm sorry, b, इंटीग्रेशन ऑफ dB is b। इसमें से कांस्टेंट बाहर आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। अंदर बचेगा सर कॉस फाई डी फाई। क्यों कॉस फाई अंदर बच रहा है? क्योंकि वेरिएबल है फाई। कैसे मालूम वेरिएबल है फाई? उसके आगे डी लगा है। अब सुनो सर, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मुझे लिमिट्स करना है, थोड़ा सावधान रहना है। यहां पर वेरिएबल कौन है? एंगल फाई, तो लिमिट्स किसकी पड़ेगी? फाई। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब सोचो एंगल फाई का लोअर लिमिट कहां है? लोवेस्ट पॉइंट क्या है? परफेक्ट, फाई 1। तो यहां आएगा फाई 1 टू अपर लिमिट। ऊपर कहां तक है कंडक्टर? फाई 2।
अब सुनो, सबसे डेंजरस चीज इसमें क्या है, इस फाई 1 के आगे माइनस है। क्यों ऐसा? देखो सर, अगर तुमने ऊपर के एंगल को प्लस लिया तो नीचे के एंगल को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। मैथ्स में शायद तुमने पढ़ा है, एंगल हम क्या एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस आता है, क्लॉकवाइज गए तो माइनस आता है। अब यहां क्या मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो एंगल बन रहे हैं उसको मैंने क्या लिया? प्लस। तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा? उल्टे डायरेक्शन में जा रहा ना, ऊपर जाने के लिए ऐसे जा रहा था, अब उल्टा जा रहा है, तो नीचे के एंगल को मैंने क्या लिखा? -5। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको इंटीग्रेट करूंगा। कैसे वो बताता हूं, बट इस स्टेप तक अगर तुमको परफेक्टली क्लियर है प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। अगर यहां तक तुमको जम गया है प्लीज लिख दो यस और नो। नाइस। ओके, अब सुनो मैं कैसे इंटीग्रेट करेगा सर। ठीक है, यहां का b इक्वल टू μ0/4 into I/a इंटीग्रेशन ऑफ cos phi dt। cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, cos phi का इंटीग्रेशन sin phi। ऐसे लिखो फॉर्मूला, हाँ, cos का इंटीग्रेशन sin, and limit is from -phi1 to phi2 b equal to μ0/4 pi into I/a into। अब मैं लिमिट इवैल्यूएट करता हूं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाई में पहले अपर लिमिट डालो phi2 माइनस साइन फाई में लोअर लिमिट डालो phi1। पहले मैंने अपर लिमिट डाला phi2 माइनस साइन लोअर लिमिट डालो। Therefore फाइनल एक्सप्रेशन बता रहा हूं सर मैं मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू μ0I/4 pi a, μ0I/4 pi a sin phi2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस अब ये माइनस प्लस साइन phi1। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पूरा डेरिवेशन तुमको क्लियर है प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। अगर ये क्रिस्टल क्लियर है प्लीज लिख दो यस और नो। इसमें एक स्पेशल केस है वो भी मैं बताता हूं। फर्स्ट, when the conductor is infinitely long and point P lies in between the conductor, in नहीं आना चाहिए, lies near between the conductor,
near the middle of the conductor. यस, भारी चीज है सब, ध्यान दो। ये जो मैं अभी तुमको सिखाऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास का जो कंसेप्ट आएगा उसमें ये सेम चीज रिपीट होगी, तुमको याद रखना पड़ेगा ये डेरिवेशन। ये जो एक्सप्रेशन मैं अभी डिराइव करूंगा उसका वैल्यू याद करना पड़ेगा। क्या बोलता है ये, इसी डायग्राम में अगर ये जो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है इसको इन्फिनिटली लॉन्ग कर दिया, ऊपर भी इंफिनिटी था नीचे भी इंफिनिटी था, और ये पॉइंट भी पूरे कंडक्टर के बीच में कहीं लाइट है, जैसा अभी लाइट करता है। अभी पॉइंट भी पूरे कंडक्टर के मिडिल के आसपास लाइट कर रहा है। सुनो सर क्या हो जाएगा, D will be equal to mu naught I by 4 pi a into, yes। सोचो सर, मान लो कंडक्टर का लेंथ बढ़ता जा रहा है और तुम यहां से देखते जा रहे हो, ऊपर देखते जा रहे हो। प्लीज ध्यान दो डायग्राम पे, पहले जो phi2 यहां बन रहा था और एंगल बढ़ गया, एंगल और बढ़ रहा है। सोचो ये इंफिनिटी, मतलब मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं, और जो स्टार्स होते हैं, अभी मेरा आंख का लेवल ऐसा है स्ट्रेट, ऐसा मान लो मेरा आंख का लेवल और हाथ सेम है। जब मैं ऊपर किसी चीज को देख रहा हूं जो इंफिनिटी पर है, तो अब मेरे आई और हाथ में कितना एंगल बनेगा, 90। ये मेरा आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो एंगल कितना बन जाएगा, 90। सो ऊपर 90 मतलब phi2 is 90 प्लस नीचे देख रहा हूं, अभी मेरे आंख का लेवल ये है स्ट्रेट, अब मैं नीचे देख रहा हूं सर, मेरा आंख का एंगल क्या हो रहा है, एकदम नीचे किया तो 90 हो जाएगा। मतलब अगर मैंने कंडक्टर को इन्फिनिटली लॉन्ग कर दिया, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90। B equal to mu naught by 4 pi a into sin 90 is 1 plus sin 91, ये हो गया 2। Therefore फाइनल एक्सप्रेशन आता है B equal to 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, I तो है, B equal to mu naught I by 2 pi a। रटो सर ये स्टेटमेंट को, ये रिजल्ट को, ये लगेगा अगले क्लास में। B equal to mu naught I by 2 pi a, it is the magnetic field due to a infinite current carrying conductor. Magnetic field due to infinite current carrying conductor is mu naught I by 2 pi a, mu naught I by 2 pi a। mu naught बता दिया हमने, I is current, 2 होता है, pi pi है। A सुनो सर, A is perpendicular distance between the conductor and point। A is perpendicular distance between conductor and point। सब अगर ये स्पेशल केस क्लियर है, प्लीज लिख दो यस और नो।